हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला आप सभी के समक्ष आज नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आप लोग लॉकडाउन में पठन पाठन जो आपकी प्रक्रिया है उसको एंजॉय कर रहे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आपका जो एक बड़ा महत्वपूर्ण जीएस का जो पार्ट है या यूँ कहें कि जो टीजीटी पीजीटी नेट जो राजनीति शास्त्र से जो लोग देते हैं नागरिक शास्त्र से, उसमें भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो आप जानें कि जब भारत स्वतंत्र हुआ या भारत को स्वतंत्रता देने की जब बात आई तो उसमें एक कैबिनेट मिशन प्लान आता है। उसने भारत में जो स्वतंत्रता मिलनी थी भारत को, उसके बारे में उसने कहा था कि भारतवासी अपने जो शासन व्यवस्था है उसको चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे और इसी संविधान का जो निर्माण हुआ संविधान सभा के द्वारा, उस संविधान सभा द्वारा जो निर्मित संविधान है उसी के आधार पर भारत को 1950 में गणतंत्र घोषित किया गया था। भारत 1947 में स्वतंत्र भले ही हो गया था, लेकिन भारत को सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी। और जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत को सही मायने में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी भारत गणतंत्र बना, यानी जनता के हाथ में शासन आया और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से जो जनता की जो आकांक्षाएं थी, राष्ट्रीय आकांक्षाएं थी, उसको पूरा करने का प्रयास किया गया। और वह जो संविधान बना 1946 से लेकर के जो बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई और 1950 में जब लागू हुआ, तो भारत के जितने भी राजनीतिक मनीषी थे यानी विद्वान थे और प्रत्येक वर्ग के लोग, जाति और संप्रदाय के लोग, प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग कहीं न कहीं संविधान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया, जो हम आप सभी के लिए अविस्मरणीय है। हम आज उस पर कमेंट कर सकते हैं कि संविधान निर्मित हुआ तो उसमें ये कमियां हैं या इस तरह की चीज़ें और होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप सोचें कि नई नई जो स्वतंत्रता मिली थी भारत को, उस बदहाल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विश्व के स्तर पर निम्नतम स्थिति में रहने वाले भारत को कैसे उसको खड़ा किया जाए, कैसे उसके विकास की दिशा को तय की जाए, कैसे भारत की जो सामाजिक, भाषाई और सांप्रदायिक जो विभेद है, क्षेत्रीय जो विभेद है, उसके मध्य कैसे एकता स्थापित किया जाए और उस एकता को स्थापित करके भारत के भविष्य को कैसे संवारा जाए, इस पर बड़ा मंथन हुआ संविधान सभा में। और उस मंथन के उपरांत इस संविधान का निर्माण हुआ था। एक तरह से कहें तो 1946 से लेकर के 1949 तक जो मंथन चला था, उस मंथन से जो बौद्धिक मंथन हुआ था, उस मंथन से ये संविधान निकला और भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये संविधान बना। यानी एक रत्न है जो मंथन से निकला, बौद्धिक मंथन से निकला। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है, उसमें जो उसकी शुरुआत है, उसमें हम पहले जो क्लास है हमारी, उसमें संविधान सभा के जो गठन है उसी के संदर्भ में कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। हालांकि संविधान सभा और संविधान सभा द्वारा निर्मित जो संविधान है उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है, हम लोग ये पहले वीडियो से लेकर के दूसरे वीडियो तक इसको कंप्लीट करेंगे। यानी इसको कंप्लीट करने के लिए 2 वीडियो हम लोग बनाएंगे, 2 क्लास लेंगे, 2 लेक्चर होगा मेरा।
तो हम पहले देखें कि जो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड को देखते हैं कि क्या ये अचानक कैबिनेट मिशन संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया था? नहीं। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान समय समय पर भारत के लोगों ने जो ब्रिटिश संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते थे, जो चार्टर बनाए जाते थे, उन चार्टर के द्वारा भारत में शासन होता था। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे वो समय समय पर यह मांग करते थे कि भारतीयों पर अगर शासन करना है तो उन भारतीयों की इच्छाओं के अनुरूप संविधान का निर्माण होना चाहिए और उसी के आधार पर ब्रिटिश सरकार भी शासन करे, और वो जो संविधान हो उसके निर्माण में भारतीयों की भागीदारी हो, क्योंकि भारतीयों पर शासन करना है और संविधान का निर्माण ब्रिटिश लोग कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं जनता के हितों के विपरीत था, अनुकूल नहीं था, इसलिए समय समय पर मांग हुआ था। थोड़ा सा हम देखें तो 1922 में या उससे पहले भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक, एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है, बाल गंगाधर तिलक, जिसको हम लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं, उन्होंने पहली बार स्वराज्य प्रस्ताव में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। यानी पहली बार अगर भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अगर किसी ने संविधान सभा की बात की थी तो लोकमान्य तिलक ने किया था। उसके बाद गांधी जी ने संविधान सभा की कहीं न कहीं मांग की थी। 1922 में पहली बार गांधी जी ने भी संविधान सभा की मांग की। उसके बाद जो अगर देखें तो कम्युनिस्ट नेता हैं एम एन राय ने इसकी मांग की थी। फिर स्वराज दल ने भी संविधान सभा की कहीं न कहीं मांग की थी। फिर जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है 1934 में उसने भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये सवाल पूछे भी जा चुके हैं कि क्रिप्स मिशन ने भारतीयों के लिए एक संविधान की बात की थी। पहली बार अगर सरकार के द्वारा अगर देखा जाए तो दो ऐसे मिशन हैं, ये क्रिप्स मिशन और दूसरा कैबिनेट मिशन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन लोगों ने कहीं न कहीं भारतीयों के लिए संविधान सभा और संविधान निर्माण की बात की थी। तो एक बार पूछा भी है कि सबसे पहले अगर जो अंग्रेज़ सरकार जो थी भारत में, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने जो कमेटियाँ बनाई थी, जो मिशन भेजे थे भारत, उसमें पहली बार किसने संविधान सभा की बात की थी? तो पहला नाम आता है क्रिप्स मिशन का। उसके बाद बेवल प्लान में भी है, और उसके बाद जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कैबिनेट मिशन। तो ये जो कैबिनेट मिशन आया इसने भारत के स्वतंत्रता संबंधी, चूँकि क्लेमेंट एटली ने ऑलरेडी घोषणा कर रखी थी कि भारत को स्वतंत्रता देनी है, भारत में ब्रिटिश सरकार के लिए शासन करना अब नैतिक भी और राजनीतिक रूप से भी उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता चूँकि देने की जो बात कही थी उसी के आधार पर 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। और जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो यहाँ से एक सवाल और आपका बनता है 1946 में कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे। 1940 से लेकर के 1946 तक लगातार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, और इन्हीं के समय कैबिनेट मिशन भारत आया था। और कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव रखा कि भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा और उस संविधान सभा को ही भारत की सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। अब उसी के आधार पर भारत में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में।
तो जब 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया तो उससे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हम लोग देख लें एक एक लाइन में, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आधी चीज़ें जो चुनाव संविधान सभा के गठन से संबंधित है उस पर हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे। और आगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, समितियां, कितनी समितियां गठित हुई, कौन कौन सी समितियों के जिम्मे कौन कौन सा काम था, फिर संविधान सभा के और भी जितने पदाधिकारी थे उस पर हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो उस गठन में चुनाव प्रक्रिया भी अपनाई गई, क्योंकि भारत में चुनाव की शुरुआत हो चुके थे। भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनना शुरू कर दी थी और 1946 में आम चुनाव भी हुए थे भारत में। तो समस्या ये आई कि ठीक है, अगर संविधान सभा का भी चुनाव अगर कराया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संविधान है वह जनता के द्वारा निर्मित है। अब जनता के द्वारा निर्मित है, लेकिन पूरी जनता डायरेक्ट उसमें भाग नहीं लेती है, वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया। इसलिए अंतिम रूप से माना जाता है कि जनता ने प्रतिनिधियों को चुना और प्रतिनिधियों ने संविधान का निर्माण किया, इसलिए जनता ने भारत के संविधान का निर्माण किया, या संविधान का निर्माता भारत की जनता है। तो ये हुआ कि ठीक है, अगर चुनाव संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अगर होता है, डायरेक्ट जनता अगर चुनती है, डायरेक्ट अगर वो मतदान होता है, जनता भाग लेती है इसमें, तो ये एक बड़ा लंबा समय लगेगा और बड़ा खर्चीला होगा। तो ऐसे में जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनका आम चुनाव न करके जो प्रांतीय असेंबलियां हैं, प्रोविंशियल जो असेंबली है या प्रांतीय विधानसभाएं हैं, चूँकि उनका भी चुनाव जनता ने किया है, इसलिए उन प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वह जनता की ओर से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि निर्वाचन चूँकि प्रांतीय जनसंख्या प्रांतीय जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्यों के द्वारा हुआ था 1946 में। दूसरी चीज़, जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं, यानी संविधान सभा में आप जानते हैं कि 389 सदस्य थे कुल। अब देखें कि 389 सदस्य सभी चुने नहीं गए थे, लेकिन हम सिर्फ चुने हुए सदस्यों पर बात कर रहे हैं कि कितने सदस्य चुने गए थे, और जो सदस्य चुने गए, इलेक्ट किए गए, वह किसके द्वारा किए गए थे। तो हमने जाना कि जो सदस्य चुने गए वो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुने गए, उनके सदस्यों के द्वारा चुने गए, और जो प्रति सदस्य है, जो सदस्यों की संख्या है 389, उसमें ये पूछता है, अक्सर आपसे एक सवाल पूछता है, बड़ा पॉपुलर सवाल है कि जो संविधान सभा का एक सदस्य था या संविधान सभा के प्रति सदस्य कितनी लाख जनसंख्या पर चुने गए, क्योंकि पूरे भारत से चुनना था, यानी ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, देसी रियासतों के। तो उसमें ये आता है, सीधे सवाल होता है कि 10 लाख की जनसंख्या पर ये चुने गए, यानी एक सदस्य, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर चुना गया। ये सीधे सीधे सवाल पूछता है कि संविधान सभा के सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या पर हुआ था। तो कितनी जनसंख्या पर, यानी 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व तो एक सदस्य करता था, यानी एक सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर हुआ था। दूसरा, जो मतदान हुआ था, मतदान की कौन सी पद्धति इस्तेमाल की गई थी, तो ये चीज़ यहाँ पे जाने कि यह प्रत्यक्ष चुनाव है। जनता ने डायरेक्ट इसका चुनाव नहीं किया, अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष रीति से चुनी गई। जो संविधान सभा के सदस्य हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, और इसका जो चुनाव मतदान हुआ था, यानी मतदान एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें वोटिंग सिस्टम था, यानी जो मतदान हुआ था वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति से सदस्यों का चुनाव हुआ। तो यहाँ पे हम जानें कि एक सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर हुआ। दूसरा, जो मतदान है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा हुआ। नेक्स्ट हम जानें कि कुल जो सदस्य संख्या है संविधान सभा की वो 389। दूसरी चीज़,
यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जो 389 सदस्य हैं संविधान सभा के, वह 1946 की स्थिति है। यानी 1946 में 389 सदस्य आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब आप जानिए कि जब 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया, यानी यहाँ देखें कि 18 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश सरकार है उसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अंतिम रूप से पारित कर दिया 18 जुलाई को। ये सीधे सवाल पूछता है, ध्यान दीजिएगा, सीधे सवाल पूछता है कि ये फाइनल कब हुआ स्वतंत्रता अधिनियम भारत का, तो वो 18 जुलाई 1947। अभी 18 जुलाई 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, दो भागों में तब बट गया, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत यानी इंडिया। तो अब समस्या ये आई कि 389 तो 1946 की स्थिति है जब भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से एक साथ थे, लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, तब सदस्यों की क्या स्थिति है। तो अब देखें कि 31 अक्टूबर 1947 को जो बैठक हुई थी, यानी स्वतंत्रता के बाद, संविधान सभा की जो स्वतंत्रता के बाद पहली बैठक हुई 31 अगस्त 1947 को, उस समय 299 सदस्य संविधान सभा के बचे थे। यानी यहाँ पर हम देखें कि 299 सदस्य 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में बचे थे, क्योंकि 90 जो सदस्य हैं वो पाकिस्तान में चले गए, यानी पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। अब पाकिस्तान के हिस्से में चले गए तो इसमें ये भी ध्यान दें कि एक सवाल और बनता है कि 1947 में पाकिस्तान विभाजन के बाद कितने सदस्य थे संविधान सभा में, तो 299। दूसरा यहाँ से सवाल जो महत्वपूर्ण बनता है कि इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब 1946 में जब चुनाव हुआ था, तो बंगाल जो अपना बंगाल है जो उस समय था ब्रिटिश भारत में, उसके पूर्वी हिस्से से चुने गए थे। और जब 1947 में भारत का विभाजन हो गया तो अंबेडकर का जो सीट था जहाँ से वो चुने गए थे संविधान सभा में, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो ऐसे में इनकी जो सदस्यता थी बी आर अम्बेडकर की, वो समाप्त हो गई। तो अब समाप्त हो गई तो फिर ये संविधान सभा में कैसे बने रहेंगे। तो इसके लिए फिर उनका जो चुनाव है वो बाद में 1947 में एम आर जयकर ने अपनी सीट छोड़ी थी, यानी उन्होंने जब अपना सीट खाली किया तो उन्हीं के सीट पर चुनाव बी आर अम्बेडकर लड़े और पुनः संविधान सभा में शामिल हुए गांधी जी के सहयोग से। अभी हमने देखा कि 299 सदस्य 1947 में जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 बची थी। अब देखें कि जो 389 सदस्य हैं संविधान सभा के, ये 3 भागों में बटे हुए थे, यानी इनकी 3 कैटेगरी थी। यानी इनका जो निर्वाचन था, मनोनयन था, वो 3 क्षेत्रों से होना था, क्योंकि जो भारत आज का भारत है 1947 में उस तरह का भारत नहीं था। भारत 2 भागों में बटा हुआ था। एक देसी रियासतें जहाँ पे ब्रिटिश सरकार का सीधे शासन नहीं था और देसी और वहाँ की जनता राज्य करती थी, जिसे हम देसी रियासत कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे देसी रियासत, यानी ये सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं है। ये बाद में 1947 के बाद धीरे धीरे पटेल के सहयोग से, सरदार पटेल के सहयोग से भारतीय सरकार के अंग बने, भारत के अंग बने। लेकिन उस समय ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत नहीं आते थे, इनकी स्वतंत्र रियासतें थी। अब उनको भी संविधान सभा में शामिल किया गया। तो जो 389 सदस्य हैं संविधान सभा के, उसमें 292 सदस्य, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश भारत, जैसे आज भारत जो है प्रदेशों में बटा हुआ है, प्रादेशिक इकाइयों में बटा हुआ है, संघ शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, उसी तरह जब ब्रिटिश भारत में
कुल 11 प्रांत थे। ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल है आपका कि ब्रिटिश भारत में 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कितने प्रांत थे। तो 11 प्रांत थे और इन 11 प्रांतों से 292 सदस्य, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 292 यानी 389 में से 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, यानी इन्हीं पर वोटिंग हुई थी। इसको हम बोलते हैं सामान्य निर्वाचन। यानी जो 292 सदस्य हैं वो 11 ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए और उन 11 ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्य चुने गए उसमें यह पद्धति यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया गया था। यानी जो 292 सदस्य हैं इनके चुनाव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया गया था और प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर ये सदस्य चुने गए थे। अब उस समय आप जानते हैं कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू थी और 1946 में भी पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था। तो जब पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था तो फिर पाकिस्तान के हिस्से वाला जो तो भारत में जो मुसलमान हैं इनको अलग से प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी, जिसे हम सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कहते हैं। इसको हम लोग जो मॉडर्न इंडिया की क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इस सिस्टम कैसे है। तो ये जो 292 सदस्य हैं ये 2 भागों में विभाजित किए गए, ठीक है। ये 2 क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए, 11 प्रांतों के 2 क्षेत्रों से, और इसमें 78 सीट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो 292 सदस्य हैं इसमें से 78 सदस्य मुस्लिम आरक्षित, जो 78 सदस्य हैं वो आरक्षित कोटे से आते थे और आरक्षित कोटे से आते थे तो वह आरक्षित कोटा था मुसलमानों के लिए। ध्यान दीजिएगा, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के तहत 78 सीटें मुस्लिमों को आवंटित की गई थी 292 में। अब जो 78 सदस्य हैं इसमें से मुस्लिम लीग 73 सदस्य अकेले जीत ली थी। हालांकि कांग्रेस कहती थी कि मैं भी मुसलमानों का नुमाइंदा हूँ और सिर्फ मुस्लिम लीग मुसलमानों का मसीहा नहीं है, नेतृत्व करता नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए कि पहले जब भारत में चुनाव होते रहे ब्रिटिश भारत में, तो जो कांग्रेस है वह मुस्लिम लीग के हिस्से जो आरक्षित सीटें थी उस पर भी कांग्रेस के ही मुस्लिम प्रत्याशी अधिकांश संख्या में जीतते थे। तो मुस्लिम लीग बड़ी कमज़ोर थी, उसकी आवाज़ बड़ी मजबूत नहीं होती थी। लेकिन जब 1946 में चुनाव हुआ और 78 जो आरक्षित सीटें हैं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के तहत, उसमें से 73 सीटें जब मुस्लिम लीग ने जीत लिया, तब उसे यह एहसास हुआ कि भारत के मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं हैं, वह मुस्लिम लीग के साथ है। और यहीं से उसने जो पाकिस्तान है, भारत का जो विभाजन है, उसकी आवाज़ को और बुलंद किया, क्योंकि उसे आभास हो गया कि हमारे पीछे मुस्लिम जनसंख्या है और हमारी जो डिमांड है पाकिस्तान की उसे वो सपोर्ट करती है, और इसीलिए उस आवाज़ को बहुत तीव्र गति से उन्होंने रखने का प्रयास किया और अंततः 1947 में भारत का विभाजन हो गया। अब देखें कि जो सामान्य 292 सदस्य हैं उसमें से कांग्रेस ने 199 सदस्य कांग्रेस के चुने गए थे और 73 सदस्य लीग के चुने गए थे। तो यहाँ 2 चीज़ें याद रखना कि मुस्लिम लीग के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, मुस्लिम लीग के नहीं, मुस्लिमों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 78 थी, जिसमें 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीता था। कांग्रेस ने 199 सीटें जीती थी और दलित संघ और सारे लोगों ने जीता था, लेकिन इसमें दलित संघ ने 2 सीटें हासिल की थी। अब देखिए कि 4 सदस्य, यानी ये 3 भागों में विभाजित हैं, 379 सदस्य। तो एक हमने देखा ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से 292 सदस्य चुने गए थे और इनका चुनाव हमने जाना कि प्रांतीय विधानसभा द्वारा हुआ, अप्रत्यक्ष ढंग से हुआ, ये हमने आपको बताया। अप्रत्यक्ष रीति से इनका चुनाव हुआ, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा इन सदस्यों का 292 का चुनाव हुआ था। एक क्लियर हम जानेंगे। अब देखें कि 4 सदस्य कमिश्नर क्षेत्र से चुने गए थे, यानी 4 जो सदस्य हैं संविधान सभा के वो कमिश्नर क्षेत्र से चुने गए। अब कमिश्नर क्षेत्र से चुने गए
तो अब ये जाने कि चुने नहीं गए, ये जो 4 सदस्य हैं कमिश्नर क्षेत्र से, ये चुने नहीं गए, इलेक्ट नहीं हुए, बल्कि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मनोनीत किए गए थे। यानी जो गवर्नर जनरल है उसने ये 4 सदस्यों का मनोनयन किया था संविधान सभा के लिए कमिश्नर क्षेत्र से। अब आया देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि शामिल थे, तो 93 प्रतिनिधि। सीधे सवाल पूछता है कि देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि शामिल थे संविधान सभा में, तो कुल कितने सदस्य थे, 93 सदस्य। अब ये 93 सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने गए, यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये 93 सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने गए, और ये 4 कमिश्नर क्षेत्र के सदस्य भी जनता के द्वारा नहीं चुने गए। कमिश्नर क्षेत्र के 4 जो सदस्य हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मनोनीत हुए, और फिर ये देशी रियासतों के जो 93 सदस्य हैं ये भी मनोनीत हैं, ना कि चुने हुए हैं। अब देखें कि हमने देखा कि चुनाव कैसे हुआ, सदस्य कितने थे। अब ये देखें कि इसमें एक वर्ग आता है महिला। तो संविधान सभा में हम देखें तो ओवरऑल कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। लेकिन यहाँ पे एक पेच ये है कि जब 1946 में चुनाव हुआ संविधान सभा का, तो उस समय 10 प्रतिनिधि चुन के आई थी, यानी 10 महिलाएं संविधान सभा के लिए चुनकर आई थी 1946 में। अब 15 सदस्य हैं, कुल महिला सदस्य थी संविधान सभा में, लेकिन 1946 में कितनी सदस्य चुनी गई थी, 10 सदस्य। 5 सदस्यों का मनोनयन, यानी 5 सदस्यों का जो चयन है, यहाँ पे 5 सदस्य आपको अतिरिक्त दिख रहे हैं, तो महिलाएं हैं। तो ये 5 सदस्यों का चुनाव 1946 के संविधान सभा के चुनाव के बाद 5 और महिला प्रतिनिधि चुनी गई बाद में, यानी 47 तक, 47-48 में। तो इस तरह महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 15। और पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उस समय महिला 10 सदस्य चुनी गई थी, लेकिन उसमें से भाग कितनी महिला सदस्यों ने लिया था, 9। ये ध्यान देंगे, पहली जो बैठक है उसमें 9 महिला सदस्यों ने भाग लिया था, जबकि 1946 में 10 महिला सदस्य चुनकर आई थी। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 है। अब थोड़ा सा और देख लें आउटलाइन। ये हमने बताया कि जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम है 18 जुलाई 1947 को फाइनल हुआ, और उसी के आधार पर भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में विभाजित हुए, भारत को भी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। अब जो भारत विभाजन है, ये सीधे सवाल आपसे पूछता है, ये माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। यानी जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ये भी आप याद रखेंगे, सीधे सवाल पूछता है कि भारत के अंतिम जो वायसराय हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय, वो कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। और इन्हीं को 1947 में भेजा गया था कि आप भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की प्रक्रिया को पूरा करें। साथ ही साथ जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, ये ध्यान दें, हर परीक्षा में सबसे पॉपुलर सवाल होता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। ये 2 डेट आप याद रखें। बाकी डेट पे चर्चा, बाकी जो प्रक्रिया है संविधान सभा निर्माण की, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये 2 डेट याद रखें, क्योंकि पहली जो बैठक है, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, जब संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित किया गया। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया और उसे संसद में परिवर्तित कर लिया गया। तो 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 के बीच की जो यात्रा है, वो कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें देखेंगे विभिन्न समितियां क्या हैं, संविधान सभा के स्रोत क्या हैं, संविधान के जो हमारे स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें ली गई हैं, उसमें किस तरह प्रस्ताव पेश किए गए, कौन कौन किस समिति का अध्यक्ष था, कितने सदस्य थे, और किस तरह अंतिम रूप से जो संविधान है वो निर्मित हो गया। इस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो 2 तिथियों के बीच, यानी 9 दिसंबर 1946 और 24 जनवरी 1950 के बीच नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन देखें कि 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, उसमें
संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना था सच्चिदानंद सिन्हा को, और फिर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। तो ये सीधे सवाल आपसे यहाँ 4-5 सवाल हैं इस लाइन रो में आप देख रहे हैं, और जिसे आप याद रख सकते हैं। हर परीक्षा में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये सवाल आता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।